इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का क्वार्टर फाइनल मैच नंबर 3 यानी कि जो मैच टीम आज जीतेगी वो जाएगी सीधे सेमीफाइनल में और दो टीमें जो आपस में भिड़ेंगी आज के इस क्वार्टर फाइनल मैच नंबर 3 में वो एक टीम है लंकासार की टीम, दूसरी टीम यहाँ पर है केंट की टीम। एक टीम अपने पॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप के अंदर नंबर 1 पर थी लंकासार की टीम, 14 मैचेस में खेल करके कुल टोटल 9 मुकाबले जीते थे। लेकिन वहीं पर केंट टीम की बात करें तो अपने ग्रुप में ये टीम 14 मुकाबले खेल करके केवल 7 मुकाबले जीत पाई थी, बाकी 6 मुकाबले हारी थी, एक मैच इनका रद्द हो गया था। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो निश्चित तौर पर यहीं से वीडियो को शुरू के ही अंदर हमको काफी हद तक समझ में आता है कि लंकासार की टीम हो सकता है कि थोड़ी सी बेटर आज के इस मैच में साबित हो जाए अपने परफॉर्मेंस के दम पर जो इन्होंने ग्रुप स्टेज में किया। लेकिन हम आगे चल करके देखेंगे कि केंट की टीम क्या वाकई में आज के इस मैच को हार ही जाएगी, जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने लीग स्टेज में करी उसके बेसिस पर लंकासार के खिलाफ क्या ये टीम कमजोर ही है या ये कुछ बदलाव करते दिखाई पड़ेगी और इस मैच को जीत सकती है। बाकी दोनों टीमों की तरफ से ऐसे प्लेयर्स कौन से होंगे जो कि हमारी 6 जो टीमें बनेंगी प्ले टू फ्री कॉन्टेस्ट में जाकर के ज्वाइन करने के लिए, उसमें कौन कौन से प्लेयर कितनी कितनी टीमों में होने चाहिए, कितनी टीम और कौन से प्लेयर बिल्कुल नहीं होने चाहिए और कौन से प्लेयर किसी एक या दो टीम में आएंगे, कौन से प्लेयर कॉमनली एकदम सेफ ऑप्शन होंगे, कौन से रिस्की होंगे, ट्रम्प होंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी। लेकिन शुरुआत इस वीडियो की हम करेंगे पिच रिपोर्ट से, जबकि इस मैच को बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के उस मैदान पर खेला जाएगा 6 सितंबर को रात को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, इसी में 4.5 घंटे कम कर दीजिए, करीब 2:30 बजे से वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, यानी कि एक डे वाला टी20 मैच यानी कि दिन में जो खेला जाएगा, जहां पर वेदर का रोल काफी बड़ा होता है। ये देखना पड़ेगा हमको टॉस के बाद कि वेदर वहां पर है कैसा, आसमान पर बादल रहेंगे या पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर वेदर होगा, धूप निकली होगी, वो तो आपको टॉस के बाद ही आपको मैं बताऊंगा। अभी बताने का कोई मतलब है नहीं कि फोरकास्ट क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो एक ऐसी पिच यहां पर होती है जो कि वेल बैलेंस्ड होती है, यानी कि अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक है, अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं तो आपको विकेट निकालते दिखाई पड़ेंगे, सामने वाली टीम को ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने देंगे नहीं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई बैटिंग यूनिट ऐसी है जो शुरू में टिक के बैटिंग करे तो उसके बाद उसके लिए रन बनाने काफी आसान हो जाते हैं। और पिछले 6 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें लास्ट के 4 मुकाबले तो अभी जो द 100 का मैच खेला गया था मेंस का उसके हैं, उसमें देखेंगे तो स्कोर बहुत ही अदले बदले टाइप की दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जो पहला मैच यहाँ पर द 100 का खेला गया था उसमें देखेंगे तो 131 के स्कोर पर 4 विकेटें गिरी थी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की पहली इनिंग में बैटिंग के दौरान 100 गेंदों पर। उसके जवाब में साउदर्न ब्रेव की टीम को उस स्कोर को चेज करने में बहुत दिक्कतें हुई, 133 के स्कोर पर 9 विकेटें गिर गई। लेकिन वहीं पर जब सेकंड मैच के अंदर जाएंगे तो यही मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बना दिए 6 विकेट पर, जिसको यहाँ पर एलएस की जो टीम थी लंदन स्पिरिट्स की वो चेज नहीं कर पाई। यानी कि अगर आप देखें ना तो काफी हद तक इस मैच में स्कोर चेज हो गया था, लेकिन होना नहीं चाहिए था। बेसिकली बहुत क्लोज मैच गया था, एक ही विकेट से मैच जीता गया, यहाँ पर तो स्कोर डिफेंड हो ही गया। और तीसरे वाले मैच में आकर के देखेंगे तो और बेहतर स्कोर बना, 171 पर 3 का स्कोर, और बनाया किसी ने, उसी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने 171 पर 3 बनाने के बाद उस अपने स्कोर को उन्होंने बड़े आसानी से बहुत ही बड़े डिफरेंस से डिफेंड भी कर दिया सामने वाली टीम को, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को ऑल आउट करके, जो कि टीम बुरी तरह से डोमिनेट कर रही थी उस टूर्नामेंट के अंदर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम थी ना, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही पावरफुल थी दिखने में, परफॉर्मेंस लेकिन उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनकी बिल्कुल नहीं थी। कहीं पर ये बैटिंग यूनिट इनकी चली भी थी ना तो इसी मैदान पर चली थी जहां पर पहली इनिंग की बैटिंग इन्होंने करी थी। वहीं पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की बात कर लें, साउदर्न ब्रेव की बात कर लें तो ये टीमें दिखने में बहुत तगड़ी थी, परफॉर्मेंस भी बहुत लगातार शानदार कर रही थी। लेकिन इस मैदान पर आने के बाद एज ए बैटिंग यूनिट दोनों की दोनों टीमें फ्लॉप हुई, क्योंकि एक कॉमन चीज यहां पर है कि इनको सेकेंड इनिंग में बैटिंग करनी पड़ गई। और वहीं पर जो आखिरी मैच यहां पर हुआ था द 100 का, उसमें मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने फिर पहले बैटिंग करी और इस बार केवल 109 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। इसके जवाब में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम ने 113 रन बना करके 3 विकेट पर स्कोर को चेज करके मैच को जीत लिया। और इन सभी मैचेस में अगर आप पावर प्ले का फेज देखें जो 25 गेंदों का होता है 100 फॉर्मेट में, तो कभी रन बने हैं, विकेटें गिरी हैं, तो कभी वो चीज होता दिखाई नहीं भी पड़ा है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आज का मैच तो दिन का मुकाबला है, इसमें से 3 मुकाबले डे नाइट हुए थे, केवल एक मैच ये वाला दिन का था। यहां पर पावर प्ले काफी बैलेंस टाइप का ही था, बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी फेवरेबल था, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तो हमने 100 की बात करी जो अभी अगस्त के महीने में ही खेले गए थे 4 मुकाबले। लेकिन टी20 ब्लास्ट की बात कर ले जिसका फिलहाल ये वीडियो बन रहा है, तो इसके भी 2 मैचेस यहां पर खेले गए थे जुलाई 2025 में। उसमें जाकर के देखेंगे तो ये दोनों, हालांकि एक मैच यहां पर रात वाला था, एक दिन का था। दिन वाला जो मैच था वो काफी एवरेज टाइप का पावर प्ले फेज वाला था, जहां पर 2-2 विकेट दोनों इनिंग्स के अंदर गिरी थी, रन भी ज्यादा नहीं बने थे। 155 की पारी पहली इनिंग में रही थी, जिसके जवाब में 156 रन बना दिए थे लंकासार की टीम ने। फिर यॉर्कशायर की टीम ने यहां पर देखेंगे तो 236 बना दिए थे और यहां पर देखेंगे तो उसके जवाब में 217 बन गए थे। यानी कि आप बिल्कुल भी अंदाजा इस मैदान पर लगा नहीं सकते कि किस इनिंग में क्या स्कोर बनेगा। एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि किस टीम के पास क्या एबिलिटी है, यानी कि जब वो जिस बॉलिंग को फेस करेगी या वो बॉलिंग ऐसी है भी कि उसको रोक पाए छोटे स्कोर पर,
या निश्चित तौर पर वो उतनी पावरफुल बैटिंग अटैक है कि उस स्कोर को बड़ा कर ही देगी। तो बहुत ही बैलेंस नेचर का विकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बैटर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी पूरे मौके होंगे। हाँ, हमको वेदर के बारे में देखना पड़ेगा। बाकी इस 100 फॉर्मेट के बाद काफ़ी लंबा काफ़ी समय हो भी चुका है। अगर आप देखें आखिरी मैच 24 अगस्त को हुआ था, तो अब पिचेस भी काफ़ी हद तक हार्ड एंड तगड़ी बैटिंग पिचेस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए पिछले 6 के 6 मैचेस में तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। 26 विकेटें स्पिन और 47 विकेटें पेस को मिली है, जिसको इनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो पेसर्स की 47 में से 29 विकेटें सेकंड इनिंग में हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि चेज करना वो यहाँ पर आसान होने वाला है नहीं। अगर धूप निकली रहेगी पूरी तरह से, अगर आसमान पर बादल होंगे, तब वही चीज़ उल्टा हो जाएगा। कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही यहाँ पर पसंद करेगी। ये चीज़ आपको मैं टेलीग्राम पर टॉस के बाद बता दूंगा फाइनली कि वेदर है कैसा, और साथ ही साथ उसकी बेसिस पर जो मेरी फाइनल 6 टीमें बनेंगी वो भी आपको टेलीग्राम पर ही और व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलने वाली है। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल देखिए जो लंकासार की टीम ने आज के इस मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, कुल टोटल अगर आप देखें तो 14 मेंबर का, जिसमें से ये तीनों मोस्ट प्रोबेबली बेंच पर ही बैठेंगे और ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। जिसमें से अगर बात करें पावर प्ले के बॉलर, डेथ ओवर के बॉलर जो हो सकते हैं पॉसिबली, उनके नाम आप देख सकते हैं और वही प्रोबेबली आपको पूरे लगभग 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उसी स्क्वाड का जो अनाउंस किया गया है, पूरा करियर अगर आप देखें T20 फॉर्मेट के अंदर, फॉर एग्जांपल फिलिप साल्ट है, 304 मुकाबले खेल चुके हैं T20s में, 7530 रन है, 28 का बैटिंग एवरेज है। तो ये तो इनका पूरा एक्सपीरियंस आपने T20 फॉर्मेट में देखा। बल्कि ये भी देख लीजिए कि 25 का एवरेज होता है पहली इनिंग के अंदर, 31 का होता है सेकेंड इनिंग के अंदर। ना सिर्फ इनका बल्कि कीटन जेनिंग्स का भी टोटल 118 मैचों का जो एक्सपीरियंस है, 31 का जो बैटिंग एवरेज है, वो बैटिंग एवरेज सेकेंड इनिंग के अंदर 44 का होता है, पहली इनिंग के अंदर 27। यानी कि दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक खेल जाते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में कहीं बेहतर खेलते हैं अपनी पहली इनिंग की बैटिंग के तुलना में। अगर आप देखें तो दोनों निश्चित तौर पर दोनों इनिंग्स की बैटिंग में आपकी टीम में आ पाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस इनको ज़्यादा आपको देनी है सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान, जहां पर आप इनको कप्तान भी रख सकते हैं जब आप 6 टीमें बनाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ से हमको मिलती है, ये सारी जो इनसाइट्स होती हैं। अगर आप पूरा करियर देखना चाहें तो हर एक प्लेयर का करियर देखेंगे, बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से देखेंगे। और जब बॉलर की बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैक ब्लेथरविक एक बॉलर हैं, 25 T20 मैच खेल करके 25 विकेट ले चुके हैं, लेकिन इन 25 विकेटों के लिए जो इन्होंने पहली इनिंग में जब भी बॉलिंग करके जितनी विकेटें चटकाई हैं, उसमें ऑन एन एवरेज इनको 1 विकेट लेने में केवल 14 गेंदें लगी हैं। वहीं पर सेकेंड इनिंग में 18 गेंदें लगी हैं, जो ये भी समझाता है आपको कि पहली इनिंग में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ विकेट निकाल पाते हैं, ज़्यादा बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सिमिलर चीज़ अब टॉम एस्पिनवाल के साथ भी देखेंगे, जो 17 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, पहली इनिंग में 12, तो सेकेंड इनिंग के अंदर 17 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बताता है कि ये पहली इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में। हालांकि इसमें पिच को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको कि वेदर कैसा है। अगर पहली इनिंग में कंडीशन ऐसी है कि क्लाउड्स हैं मैदान के ऊपर, तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग में कोई भी तेज गेंदबाज ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो वो सेकेंड इनिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी पिच ही है ये, तो निश्चित तौर पर वो तो आप देखिए करियर का डेटा, लेकिन पिच रिपोर्ट को भी साथ ही साथ इंक्लूड करके आपको चलना है। हाँ, कोई एक भी चीज़ आप अलग करके नहीं चल सकते, लिंक करके आपको हर चीज़ों को लेकर के जाना है, और उसी की बेसिस पर चीज़ें आपको मैं बताऊंगा भी कि कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आप रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें इस पूरी टीम के हर एक प्लेयर का, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा सबसे पहले फिलिप साल्ट, जो कि अगर आप रीसेंट टाइम पर अगर आप देखें तो ये एक 31 की पारी है, यहाँ पर एक 31 की पारी है, यहाँ पर 41, 60, 42, 38। यानी कि अगर आप पिछले अगर आप इनके करीब 5 मैचेस उठा लें तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है साफ साफ कि अब ये उनका फॉर्म उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि अगर आप देखें तो आईपीएल में इसके पहले या T20 ब्लास्ट के जो शुरुआती फेज हुआ था लीग स्टेज के मैचेस में, वहां पर काफी बढ़िया काम इन्होंने किया था, ये बात तो हमको दिखाई पड़ती है। बाकी कीटन जेनिंग्स की बात करें तो इनका भी फॉर्म कुछ उसी तरीके का है कि बीच बीच में कहीं पर कुछ ठीक ठाक पारियां आई हैं, वरना रन इनसे भी ज्यादा बने हैं नहीं। वहीं पर ल्यूक वेल्स की बात करें तो इनके साथ भी आपको वही समस्या दिखाई पड़ेगी, कभी बॉलिंग करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी रन बना करके देंगे और लंबे समय तक रन भी आपको बनते दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक स्ट्रोक प्लेयर है बेसिकली, चल गए तो ठीक, नहीं चले तो नहीं ठीक। बाकी लियम लिविंगस्टन निश्चित तौर पर एक ऐसे प्लेयर इस बैटिंग लाइनअप में है जो कि निश्चित तौर पर काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। 100 फॉर्मेट में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने रिसेंट टाइम पर किया था, और ये एक ऐसे प्लेयर भी है, देखिए नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली लगभग तय है कि 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी करके देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेइंग सबसे बेहतर फॉर्म में भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी एस्टन टर्नर भी उसी तरह से अगर आप देखें तो ठीक ठाक सा फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि 19, 22, 28, 20, 30 इस तरीके की पारियां, जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर इनका है, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। बाकी मैटी हर्स्ट हैं, इनसे तो रन बने नहीं रिसेंट टाइम पर। जैक ब्लेथरविक हैं जो कि एज अ बॉलर अगर आप देखें तो लगातार विकेटें ना सिर्फ इन्होंने चटकाई है, बल्कि बल्ले से जब मौका मिलता है तो रन भी बनाकर
करके देते हैं तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं इन्हीं को मानता हूँ इस टीम का। बाकी टॉम हार्टली से भी अगर आप देखें तो विकेटें निकल करके आई हैं, लेकिन पिच कैसा होगा उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। बाकी ल्यूक वुड इनके जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, इनसे तो विकेटें ही नहीं निकली है। पिछले अगर आप इनके 6 मैचेस उठा ले तो केवल 2 विकेट है। और उसी में टॉम एस्पिनवॉल की बात कर लें तो ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इश्यू रहेगा आपको, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो थोक के भाव में विकेटें निकालते हैं जनरली ये, तो निश्चित तौर पर ये एक तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेइंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। बाकी हमको ये देखना पड़ेगा कि जेम्स एंडरसन को प्लेइंग इलेवन में खिलाएंगे या किसी दूसरे प्लेयर को ट्राई करेंगे। हालांकि जेम्स एंडरसन अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ पर 3 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है। बीच में कई सारे मैचेस ऐसे भी हैं जहाँ पर विकेटलेस हैं, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कहूँ तो आप इनके ऊपर एज ए बॉलर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। अगर कंडीशन ऐसी हो जहाँ पर आसमान पर बादल हो, स्विंगिंग कंडीशन हो, पिच ऐसी भी हो, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे ऑप्शन ये रहेंगे। लेकिन रिसेंट फॉर्म देखने के बाद, प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अभी हमको 3 ही ऑप्शन ऐसे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि 5 से 6 टीमों में आपके होंगे। लेकिन इसी में हम एक और डेटा शामिल करेंगे हेड टू हेड का, और भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर क्या है जो हमारी टीम में आ सकता है। तो हेड टू हेड का डेटा देखने जाएंगे ना तो सैंपल साइज बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्चुअली लैंकाशायर की तरफ से खेलते हुए या T20 ब्लास्ट के अंदर केंट जैसी टीम के खिलाफ ये लोग प्लेयर खेले हैं नहीं ज़्यादा मैचेस। फिलिप साल्ट खेले हैं 5 मैच 123 रन 63 का है स्कोर, जो कि बहुत ही एवरेज आंकड़ा है। और बाकी प्लेयरों में देखेंगे तो केवल एक कीटन जेनिंग्स है जो कि एक मैच में 46 रन है, बाकी दोनों प्लेयर चले हैं नहीं। तो हेड टू हेड का डेटा तो कोई खास हेल्प आपको करेगा नहीं, लेकिन वेन्यू का डेटा वो ऐसा है जो कि निश्चित तौर पर आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। जिसमें देखेंगे कि फिलिप साल्ट के 34 मैच 990 रन 31 का एवरेज है, कीटन जेनिंग्स के 28 मैच 761 रन 33 का एवरेज है, ल्यूक वेल्स का बैटिंग एवरेज केवल 23 है। लेकिन वहीं पर लिविंगस्टन की बात कर लीजिए और साथ ही साथ एस्टन टर्नर की बात कर ली तो लिविंगस्टन के नंबर्स तो कमाल के हैं। एस्टन टर्नर बहुत ही एवरेज दिखाई पड़ते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। और उसमें देखेंगे जब बॉलर तो जैक ब्लेथरविक के 10 मैच में केवल 7 विकेट है, और उसी में देखेंगे टॉम हार्टली के 37 मैच में केवल 30 विकेटें हैं, लेकिन ल्यूक वुड के 33 मैच में 43 विकेटें हैं। 8 मैच में 9 विकेटें यहाँ पर टॉमस एस्पिनवॉल के हैं। बाकी जेम्स एंडरसन के 8 मैच में 8 विकेट है। बाकी प्लेयर्स के नंबर्स भी कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो जबकि हम ये समझ चुके हैं कि लिविंगस्टन और इसके अलावा जैक ब्लेथरविक, इसके अलावा टॉम एस्पिनवॉल, अभी पीछे जब हम रिसेंट फॉर्म देख रहे थे तो ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन और रिसेंट फॉर्म के हिसाब से हमको दिखाई पड़े थे। लेकिन इसी में जेम्स एंडरसन भी गेम में आ जाते हैं। तो ये 3 तो प्लेयर जो ऐसे हैं जिनको आपको मैंने बताया था ना कि 5 से 6 टीम तक आप इनको अपनी टीमों में शामिल कर सकते हैं, या बेसिकली 5 टीमों में तो कम से कम आप इनको तीनों को लेकर के जाएंगे ही। लेकिन जेम्स एंडरसन एक ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिसमें 2 से 3 टीमों में आप इनको रखिए, 2 से 3 टीमों में आप यहाँ पर ल्यूक वुड को रख करके चलिए, रोटेट करके इन दोनों को आपको इंक्लूड करना है। टॉम हार्टली, मैथ्यू हर्स्ट और साथ ही साथ ल्यूक वेल्स, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको किसी एक टीम में या ज़्यादा से ज़्यादा किसी 2 टीम में, उसमें ल्यूक वेल्स को 1 से 2 टीम में आप शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन मैटी हर्स्ट को कहीं पर एक आध मैच में आप किसी एक टीम में आप लेके जाइएगा, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। इवन सेम चीज़ यहाँ पर मैं टॉम हार्टली को भी लेकर के कहूँगा। एस्टन टर्नर भी 1 से 2 टीमों में ही आपके आने चाहिए, लेकिन कीटन जेनिंग्स और फिलिप साल्ट ऐसे प्लेयर हैं जो 2 से 3 या इवन 4 टीमों में भी आप इनको शामिल कर सकते हैं, जिनसे उम्मीद है कि आज परफॉर्म करके दे पाएं। तो इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करना है आज के इस मैच में। जब भी इस लैंकाशायर की टीम की तरफ से अपनी 6 टीमें बनाते टाइम प्लेयर आप पिक करेंगे। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखेंगे तो निश्चित तौर पर इंग्लिश प्लेयर्स हैं तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कत इनको होती है, चाहे बात कर ले फिलिप साल्ट की जो लेग स्पिन पर फंसते हैं, चाहे कीटन जेनिंग्स की ये लेग स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर भी फंसते हैं। बाकी फिलिप साल्ट को फ्रेड क्लासन ने भी 2 बार आउट कर रखा है सस्ते में। लिविंगस्टन का कोई डेटा है नहीं, लेकिन स्पिन पर इनको भी दिक्कतें होती हैं। ल्यूक वेल्स को भी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन पर दिक्कतें रही हैं, तो वो चीज़ आपको कॉमन दिखाई पड़ेगी हर एक इंग्लिश प्लेयर के साथ, जो कि यहाँ पर आपको मैटी हर्स्ट के साथ भी दिखाई पड़ेगा कि ऑफ स्पिन पर 32 गेंद पर 3 बार आउट हो चुके हैं। तो ये तो लैंकाशायर की टीम थी जिनके बैटर्स की वीकनेस स्पिन बॉलिंग अटैक है, और उसमें कौन कितने बेहतर फॉर्म में है वो भी आपने देख करके समझ लिया, कौन कितनी टीमों में आपके होना चाहिए वो भी आपको ने बता दिया। और उसके बाद आकर के केंट की टीम को अगर आप देखें, जो स्क्वाड इन्होंने कुल टोटल 14 मेंबर का अनाउंस किया है, जिसमें हो सकता है कि निश्चित तौर पर जो एविसन एक ऐसे इनके ऑलराउंडर है जिनको खिला भी लिए हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर, इवन हैरी फिंच को भी देखना पड़ेगा। हालांकि रिसेंट टाइम में जैसी टीम इन्होंने खिलाई हैं उसके हिसाब से ये प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर उतरता दिखाई पड़ रहा है। बाकी इनके पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद सिमिलरली जैसे आपने लैंकाशायर की टीम के बारे में समझा था कि उनके प्लेयर का करियर स्टेट देखना जरूरी है, जिसको इनिंग के हिसाब से भी देख करके समझिए कि कौन सा प्लेयर अपने पूरे करियर में किस इनिंग में बेहतर करता दिखाई पड़ा है। इससे आपको ये इंसाइट मिलेगा कि जब अपनी 6 टीमें आप बनानी है तो जो आगे आपको मैं बताऊंगा ना कि इस प्लेयर को, इस पर्टिकुलर प्लेयर को इतनी टीमों में रखिए, तो उसमें किस इनिंग में आपको इंपॉर्टेंस उसको देनी है, वो यहाँ पर इनिंग के हिसाब से जो नंबर्स हैं उसको देख करके आप तय कर पाएंगे। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो
तो निश्चित तौर पर ये एक टीम ऐसी दिखाई पड़ती है जो निश्चित तौर पर आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि लीग स्टेज में ज़्यादा बेहतर काफ़ी एवरेज ही परफॉर्मेंस रही थी। 14 में से 7 ही मैचेस ये टीम जीत पाई थी। हालांकि लैंकाशायर की टीम ने ज़्यादा बेहतर काम किया था, जो कि आपने देख भी लिया कि ठीक ठाक से टीम दिखाई पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर केंट की टीम को लेकर के आए तो तवांडा मोजेये, अगर आप इनका फॉर्म अगर आप देख लीजिए रिसेंट टाइम का, तो ये एक कहीं पर एक हाफ सेंचुरी है। बाकी अगर आप उठा लें पिछले 9 मुकाबले के नंबर्स, तो एक भी हाफ सेंचुरी उसके अलावा आपको देखने को मिलेगी नहीं। डैनियल ब्रैडमन का भी वही हाल आपको दिखाई पड़ेगा, एक यहाँ पर सेंचुरी है, एक यहाँ पर 47 की पारी है। जैक क्रॉले निश्चित तौर पर इनका नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन द 100 में काफ़ी बढ़िया बैटिंग ओवरऑल कर रहे थे। जो डैनली के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों से, चाहे वो बाकी दोनों जो ओपनर्स हैं उनके तुलना में निश्चित तौर पर जैक क्रॉली और जो डैनली के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ये बात तो कम से कम यहाँ से दिखाई पड़ती है इनके रिसेंट फॉर्म को देखने के बाद। निश्चित तौर पर बहुत तगड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो टॉप 4 में यही 2 बेस्ट प्लेयर आपको दिखाई पड़ते हैं। बाकी सैम बिलिंग्स के साथ दिक्कत ये होती है कि इनका बैटिंग ऑर्डर कहां पर रहेगा कुछ भी तय नहीं है। 100 में तो बहुत ही नीचे खिला रहे थे और इसी वजह से आप देखेंगे लगातार 1 रन बना के 2 रन बना करके 1 रन बना करके 13, 6, 11 रन बना करके लगातार नॉट आउट लौट रहे थे। और उसके बाद देखेंगे क्रिस बेन्यामिन, तो इनका तो बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है कि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव को तो भूल ही जाइए। ग्रैंड लीग में भी कहीं पर एक आध मौका ऐसा बनेगा किसी एक मैच में या किसी एक टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। बाकी जैक लीनिंग एक बैटिंग ऑलराउंडर जो कभी कभी बॉलिंग नहीं भी करेंगे, हालांकि अगर आप नंबर्स इनके देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक से देखने को मिलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी बात पक्की है कि T20 फॉर्मेट में जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे ना, वहां पर निश्चित तौर पर किसी एक टीम में ही आप इनको रखिए। बाकी यहाँ पर आते हैं ग्रांट स्टीवर्ट, मैटी पार्किंसन, फ्रेड क्लासन और नेथन गिलक्रिस्ट। ये इनके 4 वो मेन बॉलर्स जो प्रोबेबली पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखने जाएँ कंसिस्टेंसी, तो आपको केवल मैट पार्किंसन और फ्रेड क्लासन के नंबर में देखने को मिलेगा। बाकी जो बॉलर्स हैं ना उनके नंबर्स कैसे आएंगे, वो क्या परफॉर्म करके देंगे आज के इस मैच में, बिल्कुल भी तय तमाम आप कर नहीं सकते। तो मैट पार्किंसन और साथ ही साथ फ्रेड क्लासन के अलावा जो डैनली और जैक क्रॉली से 4 ऑप्शन हैं जो कि इस टीम की तरफ से प्लेयर पिक करते टाइम पर इनको आप 4 से 5 टीमों में तो मिनिमम जगह दे ही सकते हैं। हालांकि अभी हम उसको क्लियर करेंगे और भी वो आगे चल करके देखेंगे, जिसमें जो एविसन का भी रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिएगा पीछे। लेकिन हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ से भी कुछ खास क्लियर आपको होगा नहीं। नंबर जो हैं भी ना वो इतने ज़्यादा एवरेज हैं या बिलो द एवरेज हैं कि बिल्कुल आपको मन ही नहीं करेगा कि इसमें से किसी प्लेयर को आप लेकर के जाएं। तो बेसिकली वो नंबर जरूर देख लीजिए, लेकिन आपको हेल्प वो करेगा नहीं। वेन्यू के आंकड़े भी आपको कुछ खास देखने को मिलेंगे नहीं। सैम बिलिंग्स ने यहाँ पर 6 मैच में 137 रन बनाए हैं, 3 मैच और 74 रन यहाँ पर क्रिस बेन्यामिन के हैं। जैक लीनिंग के 2 मैच में 18 रन, कोई विकेट नहीं है। लेकिन मैट पार्किंसन के 33 मैच में 48 विकेट, इनका होम ग्राउंड भी है। बाकी फ्रेड क्लासन के 3 मैचेस में 1 विकेट है। लेकिन बाकी प्लेयर कुछ खास कमाल यहाँ पर करते दिखाई पड़े नहीं है। लेकिन जो भी हमने रिसेंट फॉर्म में देखा था, हालांकि हेड टू हेड वेन्यू के आंकड़े तो हमको खास हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे तो कम से कम ये क्लियर है कि 4 से 5 टीमें आपकी ऐसी बनेंगी जिसमें जैक क्रॉली रहेंगे, 4 से 5 टीमें ऐसी बनेंगी जिसमें जो डैनली भी होंगे, साथ ही साथ मैट पार्किंसन तो कम से कम 5 से 6 टीमों में आपके होने चाहिए। और वही करीब 4 से 5 टीमें ऐसी बनेंगी जहां पर आपके फ्रेड क्लासन भी टीम में होंगे। और बाकी प्लेयरों में जैसे क्रिस बेन्यामिन के बारे में, सैम बिलिंग्स के बारे में, जैक लीनिंग के बारे में आपको मैंने बताया ही था। किसी एक टीम में आप इनको रखिए रोटेट करके। सैम बिलिंग्स को हो सकता है आप 2 टीमों में, 3 टीमों में भी रख सकते हैं। बाकी तवांडा मोजेये भी वही 1 से 2 टीमों में ही आपकी जगह बना पाएंगे। बाकी ग्रांट स्टीवर्ट और नेथन गिलक्रिस्ट ऐसे ऑप्शन हैं जो 2 से 3 टीमों में आपके रहेंगे। निश्चित तौर पर किस इनिंग की बॉलिंग है वो भी देखना पड़ेगा। उसमें आसमान पर बादल हैं तो वहां पर ज़्यादा प्रेफरेंस आप दोनों को पहली इनिंग की बॉलिंग में दे सकते हैं। इवन 3 से 4 टीमों में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर है कि ये टीम जैसी इनकी परफॉर्मेंस लीग स्टेज में रही थी उसके तुलना से और जैसी फॉर्म प्लेयर्स की है, जैसे प्लेयर इनके पास हैं, निश्चित तौर पर मुझे लैंकाशायर को एक खास टक्कर देते दिखाई नहीं पड़ रहे। बाकी प्लेयर बदल के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कॉमन चीज़, स्पिन के खिलाफ खेलने को लेकर के दिक्कतें, जो कि तवांडा मोजेये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 120 गेंद पर 11 बार आउट हो चुके हैं। जैक क्रॉली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो परेशान होते ही हैं, इवन लेग स्पिन पर भी बहुत ज़्यादा विकेटें देते हैं। लिविंगस्टन ने तो एक बार आउट कर ही रखा है। बाकी यहाँ पर ल्यूक वुड ने डैनियल ब्रैडमन को एक बार 6 गेंद पर 5 रन देकर के आउट कर रखा है। तो वही स्पिन के खिलाफ जो कमजोरियां हैं वो आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी हर एक बॉलर के खिलाफ। बाकी एक बात जो हम समझ भी चुके हैं कि लैंकाशायर की टीम ही काफ़ी अब तक फेवरेट दिखाई पड़ रही है। और जब अपनी टीम आप बना लेंगे 6 की 6 ना, तो वहाँ पर आप लगातार देखेंगे कि ज़्यादातर टीमों में लिविंगस्टन और फिलिप साल्ट कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन हैं। लेकिन उसके अलावा जैक क्रॉली, ल्यूक वेल्स और सैम बिलिंग्स भी हैं जिनको आप डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर, सैम बिलिंग्स तो आपके किसी एक आध टीम में ही आएंगे और वहीं पर आप इनको एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप रोटेट करके अपना कप्तान उस कप्तान बना सकते हैं। बाकी जो भी फाइनल 6 टीम हमारी होगी, वेदर का जो अपडेट होगा और साथ ही साथ पिच के बारे में कुछ पता चला तो उसका भी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम व्हाट्सएप को, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करके
टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन तो कर ही लीजिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि वीडियो खुद से पूरा देखिए और खुद से टीम बनाने की कोशिश करिए, तब चांसेस आपके ज़्यादा बेहतर होंगे। बाकी तो मैंने क्लियर करा ही है कि किसको कितनी टीमों में आपको पिक करना है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म, चलते हैं, नमस्कार।